हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास दिन है। जैसा कि मैंने पिछले आपको वीडियो में ग्रेट अनाउंसमेंट वाला जो आपका वीडियो था वहाँ पे मैं बताया था कि 1 सितंबर से आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज आप लोग एकदम बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर के आया हूँ। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि बिल्कुल आपका क्या होगा, आपका कंटिन्यूसली आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका 11th से लेकर के कंप्लीट 12th तक आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th से पास आउट हुए होंगे वो भी बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस उनके लिए यही आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा कि वो आपका लगातार आपका वीडियो देखते रहना चाहिए, मतलब आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, एंड नोट करते चलेगा एंड रेगुलर रिवीजन में रखिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जहाँ पे क्या होता है ना, आपको कि बिल्कुल यहाँ पे एकदम रिवीजन का बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको टॉपिक्स रिलेट करेगा पीछे से, बिल्कुल आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप एकदम दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अभी से आप लोगों को बिल्कुल दिसंबर या फिर जनवरी के एंड तक मैं कंप्लीट 12th तक मीन्स आपका जेई मेंस, एडवांस, नीट सब कुछ की प्रिपरेशन यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करा दूंगा। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स इस बार के जेई देने वाले होंगे, मीन्स जेई आपका जेई 2021, ठीक है, बात समझ आ रही है, जनवरी की या फिर अप्रैल की या फिर एडवांस देने वाले होंगे, तो उनके लिए बेस्ट आपका ये यहाँ पे आपका वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। मीन्स आपका लगातार आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अभी तक आप क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं इस बात से कोई माने मतलब नहीं रखना है आपको। अब आप क्या पढ़ने वाले हैं इस बात पे आपको एकदम बिल्कुल फोकस्ड हो जाना है। ठीक है, एक एक मैं टॉपिक करके बताऊँगा, बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से आप देखिएगा कि आपको लेवल बिल्कुल अनपैरेलल्ड लगेगा। कहीं भी आप पढ़े, आप यहाँ से आप कभी भी आपको कम नहीं लगेगा, यहाँ से आपको क्या होगा, कभी भी आपको असंतुष्टि महसूस नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर आपको क्या होगा, किसी कम नहीं लगेगा। ठीक है, मीन्स आपको हर जगह से आपको ज़्यादा ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे उस पर बेस्ड आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस के PDF फाइल प्रोवाइड किए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसलिए जब भी मैं वीडियो आप लोग के सामने में प्रस्तुत करूंगा, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लीजिएगा कि कोई PDF फाइल तो नहीं पड़ा है आप लोग के लिए क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यदि वो क्वेश्चन छोड़ दिए फिर टॉपिक पढ़ने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात मेंशन कर देता हूँ, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है कि आप मैथ्स के, आप फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को एक तरफ रख दो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को एक तरफ रख दो, फिर भी आपका क्या होगा जी, आपका वो उस पर डोमिनेट करेगा। बात समझ आ रही ना, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट्स को मैं डील करूंगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी हैं, बट आपको क्या होगा, इस पर प्रैक्टिस रखने का आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको इतने वेराइटीज़ के क्वेश्चंस बनते हैं कि आप जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं आप प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो आप उसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एकदम बात समझ आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे मैं सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस कर लेता हूँ कि जेई मेंस में, नीट में, बिटसैट में या फिर जो भी आपका स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल या फिर आपका CBSE बोर्ड में, बिहार बोर्ड में आपका क्या क्या पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन सब का क्या करते हैं, सिलेबस एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये पोर्शन देखिए। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होना है आपका क्लास 11th के लिए भी। ठीक है, क्लास 11th जो भी क्लास 11th के स्टूडेंट होंगे वो बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 11th के लिए, 12th के लिए, जेई मेंस, एडवांस, नीट सब के लिए। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 12th के स्टूडेंट होंगे उनको भी 11th का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। 11th का आपका क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक्स है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आपको 11th का पोर्शन वीक रहेगा तो आप कुछ भी एक स्टेप भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे 12th में। इस बात का एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपका यदि
क्लास 11th का टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीक है तो आपको 12th में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए उस प्रॉब्लम को अभी से ही दूर कर सकते हैं जब आप क्या करिएगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से आप देखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ना स्टार्ट करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि बिल्कुल लिंक होता है, एकदम चैन की तरह होता है, मोतियों की माला की तरह होती है। एक यदि मोतियों का माला मतलब टूटा बीच से और एक निकला, बस दरदरा के सब का सब आपका क्या होगा जी, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, एक चैप्टर बीच से गायब हुआ, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका चौपट हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल बेसिक से और एकदम सीक्वेंस वाइज में आपको लेकर के चलना है और एकदम हमेशा जो भी पढ़ रहे हैं उससे पहले का दिमाग में रहना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप एकदम हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स सबसे पहले मैं देखिए बेसिक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है या फिर किसी बुक्स में नहीं है, बट आपको मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा ताकि आपको ऑर्बिटल्स का नॉलेज हो सके, लोन पे इलेक्ट्रॉन का नॉलेज हो सके, बॉन्डिंग का नॉलेज हो सके, ठीक है। बहुत सारी बातें आती हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्या होगा जी, कंपाउंड के फॉर्मेशन में बहुत सारी बातें आती हैं जो आपका लिंक करता है, ठीक है। वहाँ पे हाइब्रिडेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें आती हैं, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए ये आपका क्या है, जो मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये नोमेनक्लेचर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर हो गया आपका, इसी में आपको बताऊंगा मैं प्यूरिफिकेशन बताऊंगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म आपका टॉपिक हो गया है ना, आइसोमेरिज्म। फिर आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका 2 पार्ट का होता है, एक GOC1 होता है और एक GOC2 होता है, ठीक है। तो आपका दोनों मैं पढ़ाऊँगा। आपको GOC1 ही सिर्फ क्लास 11th में सिर्फ GOC1 ही पढ़ने हैं, बट GOC2 भी मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि रिएक्शन से रिलेटेड बात आपका जानना जरूरी है। आप लोग NCERT के बुक से मैच मत करिएगा, बहुत सारे कुछ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि NCERT का बुक आपको बोर्ड लेवल के लिए डिज़ाइन किया गया है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिज़ाइन किया गया है, इसलिए यहाँ पे आपको जो भी कुछ मिलेगा बोर्ड और प्लस कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एडवांस लेवल तक मैं लेके जाऊँगा, ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल एकदम सिंसियरली देखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए हाइड्रोकार्बन टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन जिसमें आपको अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, इतने सारे टॉपिक्स में बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही आपका क्या होगा, एकदम मज़ेदार टॉपिक्स होने वाला है सब कुछ। फिर देखिए आपका नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड का मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड या फिर उसको बोल सकते हैं बेंजीन, बेंजीन का स्पेशली हम लोग क्या करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन का स्पेशली हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसके रिएक्शन से रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे। ये भी काफ़ी लंबा टॉपिक जाएगा। आपको इस टॉपिक में इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि इस टॉपिक में आपको क्या होगा जी, रिंग से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस होंगे, जितने भी रिंग से रिलेटेड, रिंग में से आपका बेंजीन टाइप का रिंग, ठीक है, सारे का सारे रिएक्शंस आपका आ जाएंगे। मतलब आप इस टॉपिक को देखिए, आपको बताए थे आपको 3 टॉपिक, 1 2 3, इस 3 टॉपिक को हमारे चैनल पे स्टडी कर लेंगे तो आप किसी भी एग्जामिनेशन में, मतलब आपका जेई हो गया, नीट हो गया, एडवांस हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हुआ, आप इस 3 टॉपिक को आप स्टडी कर लेंगे अच्छी तरह से, तो आप अपने एग्जामिनेशन के जो भी आपका जितना भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 50% क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। मतलब इतना सारा टॉपिक क्या होगा आपका जी, बिना पढ़े ही आप इस 3 टॉपिक को अच्छे से मेरे चैनल पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या होगा, 50% तक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 50% तक क्वेश्चन आपको इसी 3 टॉपिक से आता है। याद रखिए इस बात को, बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। 50% क्वेश्चन जो आपका होता है वो इसी 3 टॉपिक से आता है, ठीक है। चलिए तो आप लोग बिल्कुल एकदम सिंसियरिटी बना के रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए तो आपका क्या होगा जी, ये आपका इधर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब 11th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। ये आपका 12th जो आपका NCERT के अकॉर्डिंग बोला जाए तो 12th में आपका ये सब सारा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरेंस, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरेंस, GOC1 एंड GOC2 का बिल्कुल आपका कंप्लीट एप्लीकेशन। जितने भी आप GOC1 एंड GOC2 में पढ़ेंगे सबका एप्लीकेशन आपका 12th के फर्स्ट चैप्टर में होता है, ठीक है। 12th के फर्स्ट चैप्टर में सबका एप्लीकेशन एकदम अच्छी तरह से होता है, ठीक है। इसलिए आपको 12th का ये टॉपिक को स्ट्रॉन्ग रखना है तो GOC1 एंड GOC2 को स्ट्रॉन्ग एकदम बिल्कुल रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया। नेक्स्ट आपका अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये आपका इकलौता ऐसा चैप्टर है, आपका ये एक ऐसा इकलौता चैप्टर है जिससे
मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्लास 12 से यदि पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यदि क्लास 12 से पूछे जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यदि क्लास 12 से पूछे जाते हैं आपको जेई में या फिर नीट में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में, तो आपको 12th के इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि आपका क्या होता है ना, बहुत ही आपका क्या होता है, लेंदी लंबा टॉपिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग के बाद। छोटा सा टॉपिक होता है बट इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। आपका ये हो गया बायोमॉलिक्यूल, ये भी आपका छोटा टॉपिक होता है। पॉलीमर, ये भी छोटा टॉपिक। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी कहा जाए तो छोटा टॉपिक ही होता है। तो ये आपका तीनों केमिस्ट्री को हम लोग बायोकेमिस्ट्री भी बोला करते हैं। मतलब जनरली आपका क्या होता है, बायो वगैरह में आपका क्या होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारा बात आप पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही आपका क्या है, सिलेबस है जो क्लास 11th एंड 12th में जो भी आपका जेई मेंस, जो भी आपका इस बेसिस का आपका जो भी एग्जामिनेशन देते हैं, उसमें आपको इससे सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे एक भी एक्स्ट्रा टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। और यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, तो यहाँ पर मैं बहुत कुछ यहाँ पर सिखाऊँगा आपको, ठीक है, बहुत कुछ सिखाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं आज का बेसिक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पर क्या क्या ऐसा आता है जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा। आप लोग वीडियो को देखने के साथ नोट भी करते चलिएगा, जिससे कि आपके पास एक वर्ल्ड क्लास का स्पेशल कंटेंट रहेगा, ठीक है। एंड इसके बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बेसिक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बेसिक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, इसमें आपको ओवरऑल हो सकता है तो 5 से 6 वीडियो दिए जाएंगे, और वो 5 से 6 वीडियो आपका क्या होगा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसको कर लेंगे अच्छी तरह से तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है, स्टडी करने का स्पीड बढ़ जाएगा, मीन्स आप जल्दी जल्दी ग्रास्प कर पाएंगे टॉपिक को, ठीक है। चलिए देखिएगा, आपका सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स की बात करते हैं। देखिए एटम्स होता क्या है, सबसे पहले एटम की बात करते हैं, ठीक है। एटम की बात करेंगे, एटम के अंदर की बात करेंगे। एटम तो पता है ना, सबको पता होगा कि आपका क्या होता है जी, किसी भी मटेरियल का सबसे आपका क्या होता है जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, पता है आपको। या किसी अभी एलिमेंट का बोल सकते हैं, एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। उसके बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है जी आपका, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है ना, यहाँ पे आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एंड इसके सराउंडिंग में क्या होता है जी आपका, इसके सराउंडिंग में देखिए न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है जी आपका, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैं लिख देता हूँ। न्यूक्लियस में आपका P+N, मतलब आपका क्या जी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों का दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इसके सराउंडिंग में क्या होता है आपका, सेल होता है। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। देखिए सेल हुआ, ये आपका क्या है जी, ये न्यूक्लियस है। तो मैं दिखा देता हूँ इसको रेड पेन से। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। एंड ये सब आपका क्या है जी, क्या है ये सब, तो सेल है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। न्यूक्लियस आपका क्या प्रेजेंट रहता है जी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एंड इसमें क्या होता है आपका प्रेजेंट जी, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट करते चलिएगा। मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। अब सोचिए कि आपका क्या होता है, सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं KLMNOP ऐसे कैसे करके, ठीक है। या फिर इसी को क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके किया करते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके किया करते हैं, ठीक है। सेल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब देखिए सेल में आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है ना। सेल में आपका क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का हाउस कहाँ पे होता है जी आपका, सेल में होता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का हाउस कहाँ पे होता है जी आपका, न्यूक्लियस में होता है। अब सोचिए ये जो सेल में जो आपका इसका हाउस होता है, तो कैसे रहता है, ये कैसे रहता है। तो सेल के अंदर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है आपका सब सेल,
ठीक है, सेल के अंदर में आपका क्या होता है प्रेजेंट, जब का क्या होता है जी सब सेल होता है। और इस सब सेल में क्या प्रेजेंट होता है जब का ऑर्बिटल्स, याद रखिएगा, है ना। सेल में क्या प्रेजेंट होता है सब सेल, और सब सेल में क्या प्रेजेंट होता है आपका ऑर्बिटल। सब सेल कहने का सेंस होता है एस हो गया या फिर पी हो गया या फिर डी हो गया या फिर एफ हो गया या फिर जी हो गया। ठीक है, आप लोग को पता होगा एस पी डी एफ जी, है ना। अरे एस पी डी एफ जी पता होगा ना। अरे एस पी डी एफ आप लोग जानते होंगे, जी एक्स्ट्रा लगा दिए, चलिए इसको हटा देते हैं, टेंशन हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या होता है आपका ये स्पेक्ट्रल आपका टर्म्स है। ठीक है, शार्प एस मीन्स आपका एस मीन्स क्या होता है आपका शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल, जनरलाइज्ड। जी से आपका क्या होता है ये जनरलाइज्ड। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है सबसेल होता है। अरे जानते होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते होंगे 1s2 2s2 2p3 ऐसा ऐसा करके करते होंगे। ठीक है, तो वही आपका एस और पी डी एफ ये सब जो आता है उसको क्या कहते हैं सबसेल कहते हैं। एंड सबसेल के अंदर में जो छोटा छोटा बॉक्स बनाते होंगे, याद होगा आप लोग को, उसको क्या कहते हैं ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, स्टडी सबका कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते देखिएगा। देखिए कुछ स्टडी कर लेते हैं हम लोग, जैसे सेल की बात करते हैं। ठीक है, सब सेल की बात करते हैं। तो सेल जैसे आपका क्या हो गया जी, जैसे हम लोग बात करेंगे के, तो के को ही क्या लिखते हैं 1 लिखा करते हैं। एल, तो एल को क्या लिखा करते हैं 2। एम को क्या लिखा करते हैं जी हम लोग 3। एन क्या लिखा करते हैं इसको जी 4। ओ क्या लिखा करते हैं इसको, ठीक है, कोई डाउट है। अब देखिए तब का क्या होगा जी, आपका इस तरह से लिखा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेल, सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एस होता है प्रेजेंट, पी होता है, डी होता है, एफ होता है ना, एस पी डी एफ होता है। अब सोचिए आपका यदि फर्स्ट सेल का सबसेल होगा तो उसको क्या लिखेंगे जी, अरे फर्स्ट सेल का सबसेल होगा तो क्या लिखेंगे जी हम लोग। अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को समझ में आए। जैसे एस पी डी एफ है ना, तो एस सबसेल होता है, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे जी फर्स्ट सेल का देखिए जितने भी सेल है ना सब में आपका सबसेल प्रेजेंट होगा। तो यदि फर्स्ट सेल में एस सबसेल प्रेजेंट होगा तो उसको क्या लिखेंगे जी 1s लिखेंगे। फर्स्ट सेल में पी नहीं होता, डी नहीं होता, एफ नहीं होता है। ठीक है, बात में आ रही है। फर्स्ट सेल समझ में आ रहा हो आप लोग को। ये देखिए न्यूक्लियस है, ये आपका क्या न्यूक्लियस है, इसका जो पहला सेल है जिसको हम लोग के बोलते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होगा सिर्फ और सिर्फ 1s प्रेजेंट होगा। ठीक है, 1s प्रेजेंट है। सेकेंड सेल में आपका क्या प्रेजेंट होगा जी, तो सेकेंड सेल के एस सब सेल को क्या लिखेंगे 2s लिखेंगे। एंड सेकेंड सेल में 2p, p ऑर्बिटल्स होता है। सेकेंड सेल में आपका क्या होता है जी p ऑर्बिटल्स होता है, तो उसको क्या लिखेंगे 2p। एंड ये आपका क्या होगा जी नहीं होता है, d एंड f नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिएगा थर्ड सेल की बात करते हैं। तो थर्ड सेल में क्या क्या प्रेजेंट होगा जी 3s। अरे s प्रेजेंट होगा तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग जी 3s ऐसे करके। 3p भी प्रेजेंट होगा, d प्रेजेंट होगा 3d एंड f नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर हम फोर्थ सेल की बात करते हैं तो क्या होगा 4s 4p 4d एंड 4f। फिर फिफ्थ सेल की बात करते हैं तो क्या होगा जी 5s 5p 5d 5f। ठीक है, फिर 6s 6p 6d 6f है ना, फिर 7s 7p 7d 7f। तो इस तरह करके क्या करते हैं जब लोग लिखा करते हैं। ठीक है, दिख पा रहा है आप लोग को क्या, ठीक है दिख पा रहा है। चलिए अब देखिए आपका क्या होगा जी, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 5d है तो यहाँ पे 5f तो लिख सकते हैं, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग इतना समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, ऐसे लिखा करते हैं। अब सोचिए ये क्यों बता रहे हैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि जानते हैं तो ठीक है बस, बट जो भी आपका 10th to आपका 10th to आपका 11th मूविंग स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड इन सब चीज़ों का आपका क्या है जी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं रिलेट करूँगा वहाँ पे जब साइज़ का मैं बात करूँगा तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया क्लियर। अब देखिए हम बात कर लेते थोड़ा सा कि देखिए सबके शेप की ही बात करेंगे। ठीक है,
सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो हम बात करते हैं कि जैसे सब सेल है तो सबका अपना अपना क्या होता है, शेप होता है, साइज होता है, साइज। तो सबसे पहले साइज की बात कर लेते हैं, ठीक है। साइज समझ पा रहे हैं ना, साइज, ठीक है। तो आपका क्या होगा, जितने भी सब सेल्स है सबका क्या होगा जी, अपना अपना साइज होगा, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट सेल की बात करते हैं तो फर्स्ट सेल में क्या प्रेजेंट है आपका, एस सब सेल प्रेजेंट है। सेकेंड में आपका क्या है, 2s। थर्ड में आपका क्या है, 3s। सब में तो s प्रेजेंट है ना, सब में तो s प्रेजेंट है, बट क्या है जी आपका सेल नंबर बढ़ा ना। और इस सेल नंबर बढ़ा, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। तो सेल नंबर बढ़ा, तो याद रखिएगा कि हम लोग साइज की बात करेंगे। यदि साइज की बात करेंगे देखिए तो सेल नंबर बढ़ेगा, सेल नंबर यदि बढ़ेगा तो क्या होगा आपका, साइज भी बढ़ेगा, है ना। सेल नंबर बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। अब जैसे देखिए हम लोग बात करेंगे, साइज की बात करते हैं तो 1s का सबसे छोटा साइज, उसके बाद आपका 2s का, उसके बाद 3s का, उसके बाद आपका क्या होगा जी 4s का, उसके बाद आपका 5s का, उसके बाद आपका 6s का, सबसे बड़ा आपका क्या 7s का, इस तरह से, ठीक है। मीन्स आपका एस सब सेल का क्या होगा जी, आपका साइज जो होगा आपका जी 7s का सबसे ज़्यादा होगा। याद रखिएगा कि यदि आपका सेल नंबर, ये क्या बताता है, ये क्या बताता है सेल नंबर, ये क्या बताता है सेल नंबर, आपको 1s लिखा हुआ है तो क्या इसका मतलब क्या समझना है आपको कि फर्स्ट सेल का एस सब सेल होगा, 2s लिखा था फर्स्ट सेल का एस सब सेल होगा, 3s लिखा होता है फर्स्ट सेल का, सॉरी 2s लिखा होता है सेकेंड सेल का एस सब सेल होगा, 3s लिखा होता है मीन्स इसका मतलब क्या होगा आपका जी थर्ड सेल का एस सब सेल होगा, 4s लिखा हुआ है तो फोर्थ सेल का एस सब सेल होगा, इस तरह करके, ठीक है। तो साइज का ऑर्डर आपका ये होगा। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे 2p की बात करेंगे, मतलब p और p सब सेल्स की बात करेंगे तो p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, इस तरह से आप तो समझ ही सकते हैं। अब यहाँ पे उसी तरह d की बात करते हैं, 3d का सबसे छोटा, उसके बाद 4d का, उसके बाद 5d का, उसके बाद 6d का, उसके बाद 7d का, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह हम लोग बात करेंगे f की तो 4f का सबसे छोटा, उसके बाद 5f का, उसके बाद 6f का, उसके बाद 7f का। तो मीन्स आपका क्या होगा जी, जैसे जैसे सेल नंबर इंक्रीज करता चला जाएगा आपका क्या होगा जी, ऑर्बिटल्स का साइज भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। साइज भी आपका क्या होगा जी, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मतलब सबसेल्स जो भी है उसमें क्या होता है आपका, कितना इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कंटेन कर सकता है और उसका शेप कैसा होता है। चलिए देखिए, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने का कैपेसिटी कैसा है। जैसे S की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके पास 2, मैक्सिमम ऑफ आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जी वो 2 ही हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं। P के पास जो आपका होगा जी वो कितना हो सकता है जी 6, ठीक है ना, 6 हो सकता है। D के पास की बात करेंगे आप 4 बढ़ाते चले जाइए 10, एंड F की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 14, है ना। इसका फॉर्मूला भी होता है लेकिन आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत एटम्स का स्टडी कर रहे हैं, एटम्स को जानने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, बस बहुत ही जल्द आपका क्या होगा टॉपिक स्टार्ट होने ही वाला है, ठीक है। आपको रेडॉक्स सेक्शन जो भी आपका क्लास 11th का जो टॉपिक चल रहा है रेडॉक्स सेक्शन, मैं उसको फिनिश करने के बाद आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इन सब चीज़ों का ज़्यादा एक्सप्लोर करने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मैं करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका एस का ये समझ में आ गया। मीन्स आपका क्या होगा जी, आपका एफ में सबसे ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एंड एस में आपका क्या होगा जी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग इसके कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहता कैसे। देखिए सेल समझ रहे हैं ना, जैसे सेल जो हो गया वो आपका क्या होगा जी, जस्ट लाइक एक कॉलोनी हो गया, है ना। कॉलोनी होता है ना, कॉलोनी होता है ना, अरे जिसमें मोहल्ला जिसको कहते हैं, ठीक है। तो कॉलोनी हो गया आपका सेल, ठीक है। सेल का जो आपका हाउस होगा, हाउस वो हो गया आपका सब सेल। बात समझ में आ रही है। जो भी कॉलोनी होता है ना, कॉलोनी में जो हाउस हुआ वो क्या हो गया आपका सब सेल हो गया। बात समझ में आ रही है। हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए
कॉलोनी की बात कर रहे हैं, जिसका हिंदी होता है मोहल्ला, है ना। ठीक है, चलिए तो आपका कॉलोनी में कॉलोनी किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर देखिए तो आपका क्या होगा जी, कॉलोनी में जो आपका हाउस प्रेजेंट होगा, कॉलोनी में जो हाउस प्रेजेंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, आपका सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है। कॉलोनी में जो हाउस प्रेजेंट होगा, अरे सबसे पहले कॉलोनी, कॉलोनी के बाद हाउस, हाउस के बाद रूम। तो देखिए तो हाउस के अंदर क्या होता है, रूम होता है, तो रूम क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा जी, ऑर्बिटल्स को। कोई डाउट है, एकदम बात समझ आ रही ना। कॉलोनी किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेल को। जस्ट लाइक समझना है कि एटम के अंदर जो कोई सेल होता है, तो सेल आपका क्या होगा, जस्ट लाइक कॉलोनी हो गया। ठीक है, जस्ट लाइक आपका क्या होगा, कॉलोनी हो गया। एंड उस कॉलोनी के अंदर में जो हाउस होता है, हाउसेज होते हैं, वो आपका क्या होगा, सब सेल हो गया। जैसे एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। अब बताइए कि सेल नंबर फर्स्ट जो है ऐसा आपका सेल है जिस कॉलोनी में, सेल को एज ए हम लोग कॉलोनी मान रहे हैं, तो उस कॉलोनी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस है। वो कौन सा, ऐसा हाउस है। ठीक है, सेकेंड सेल ऐसा कॉलोनी है जिसमें आपका क्या है जी, सिर्फ और सिर्फ दो ही हाउस है, एक एस और एक पी। थर्ड सेल ऐसा आपका सेल है जिसमें आपका क्या है जी, ऐसा आपका कॉलोनी है जिसमें आपका क्या है, तीन तीन हाउसेज है, एस पी डी। कोई डाउट है। फोर्थ सेल ऐसा आपका कॉलोनी है जिसमें आपका क्या है जी, एस पी डी एफ, चार चार हाउसेज है। ठीक है, अब उस हाउसेज में क्या होगा, आपका रूम्स होगा ना, रूम होगा ना, कमरा होगा ना। ठीक है, तो कमरा जो होगा क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा जी, आपका ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए ऑर्बिटल्स आपको समझ में आया। ठीक है, सब सेल के इनसाइड में रहेगा। तो हम लोग बात करते हैं अब ऑर्बिटल्स की। तो इसमें एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल्स रहेगा। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए, ऑर्बिटल्स का कैपेसिटी होता है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स का। मीन्स आपका क्या होगा जी, एक ऑर्बिटल्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हो सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सोचिए, मीन्स आपका ऑर्बिटल्स का कैपेसिटी मैं बता दे रहा हूँ, आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपका क्या है जी, कैपेसिटी है। मीन्स आपका 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपका कंटेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब बताइए कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा जी, है ना। नंबर ऑफ कितना ऑर्बिटल्स होगा, ऑर्बिटल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा, 2 है ना, तो 1 ही इसके पास ऑर्बिटल होगा। 6 है, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना है जी, 6 है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किया करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपका एस में 2 है, तो उसके लिए एक ऑर्बिटल्स हुआ। ठीक, फिर देखिए पी में 6 है, तो कितना होगा, आप 2 से डिवाइड करते चले, क्योंकि आपका एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, तो 2 से डिवाइड करें तो कितना, 3 मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा। बात एकदम क्लियर है कि मैं सबका क्या होगा जी, एस के पास कितना ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होगा जी, आपका कितना ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होगा, तो आपका एक ही ऑर्बिटल्स, पी के पास 3, डी के पास 5, एफ के पास 14। बात एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इन ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए इन सब को मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग एकदम अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा स्पेस मुझे क्रिएट करने हैं, क्योंकि अभी अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर आने बाकी है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर आने बाकी हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम बात करने वाले हैं शेप की, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स का शेप की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए तो क्या होगा जी, आपका जैसे एस सब सेल की बात करते हैं, ठीक है, एस सब सेल की बात करते हैं, तो इसमें मात्र एक ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, इसमें एक मात्र आपका क्या होता है, एक ऑर्बिटल्स होता है। एंड इसके शेप की बात करेंगे तो इसका शेप जो आपका होगा जी, देखिए मैं दिखा रहा हूँ,
ठीक है, ये आपका 3D है। अब देखिए तो 3D में कैसे हम लोग दिखाएंगे जी, हम लोग देखिएगा इसका शेप जो होता है वो बिल्कुल आपका क्या होता है जी, स्फेरिकल इन नेचर होता है। स्फेरिकल कैसा आपका जी, सर्कुलर मत समझ जाएगा, बिल्कुल क्या होगा आपका स्फेरिकल होगा, स्फीयर का कंप्लीट स्फीयर। ठीक है, इसको बोला करते हैं मोस्ट सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, याद रखिएगा मोस्ट सिमेट्रिकल ऑर्बिटल। अब समझिए इस चीज़ को कि मोस्ट सिमेट्रिकल ऑर्बिटल या फिर मोस्ट सिमेट्रिकल सेल भी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका यहाँ पे तो एक ही ऑर्बिटल्स होता है, सेल बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी सब सेल, एज सब सेल जो होता है मोस्ट सिमेट्रिकल। समझिए इस बात को, सिमेट्रिकल कोई भी शेप सिमेट्रिकल तब दिखता है जब आप चारों तरफ से किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको एक जैसा दिखेगा। बात एकदम क्लियर है ना, कोई भी आपका शेप सिमेट्रिकल तभी दिख सकता है जब किसी भी एंगल से आप देखेंगे उसको तो बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, है ना, बिल्कुल आपका क्या होगा, एक जैसा दिखेगा, तो उसको क्या कहते हैं जी, सिमेट्रिकल। अब आपका स्फीयर है तो स्फीयर को आप किसी भी डायरेक्शन से देखिए आपको बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, तो बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, इसके लिए क्या कहते हैं इसको जी, स्फेरिकल या फिर मोस्ट सिमेट्रिकल सबसेल। ठीक है, मोस्ट सिमेट्रिकल सबसेल कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब हम बात करते हैं पी सबसेल का। पी सबसेल का इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे जी, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो इसमें आपका क्या होता है आपको बता चुके हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो सोचिए 3 ऑर्बिटल्स को लोग कैसे प्लेस करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं स्पेस क्रिएट कर रहा हूं ताकि मैं बना सकूं। देखिए पी ऑर्बिटल्स की मैं बात कर रहा हूं। पी सबसेल, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स होता है, 1 2 3, बात समझ आ रही है। अब देखिए इसमें 3 ऑर्बिटल्स होता है तो इसके ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है, ऑर्बिटल्स का शेप जो होता है आपका डंबल शेप होता है। डंबल समझ रहे हैं, बॉडी जो बनाते हैं ऐसे ऐसे करके, डंबल याद है ना, अरे बाइसेप के लिए करते हैं ना हम लोग, एक्सरसाइज करते हैं ना, बॉडी बनाते हैं ना, डंबल याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो डंबल के शेप का होता है। ठीक है, ऑर्बिटल्स का क्या होता है जी, डंबल के शेप का होता है। ठीक है, डंबल के शेप का कैसा होगा जी, तो बिल्कुल आपका इस तरह से होता है, बिल्कुल आपका क्या होता है इस तरह से होता है ऑर्बिटल्स जो इसका होता है डंबल के शेप का। अब बताइए 3 ऑर्बिटल्स है और आपके पास कितना एक्सिस है, 3 एक्सिस है, तो इसके पास आपका क्या होता है जी, 3 ऑर्बिटल्स होता है। तो एक आपका हो सकता है एक्स के लॉन्ग, एक हो सकता है वाई के लॉन्ग और एक हो सकता है आपका जी जेड के लॉन्ग। ठीक है, तो आपका 3 ऑर्बिटल्स है तो हो सकता है आपका एक क्या होगा जी, आपका एक होगा आपका क्या जी, एक्स के लॉन्ग। तो जो एक्स के लॉन्ग प्रेजेंट है उसको क्या बोल देंगे हम लोग जी, क्या बोल देंगे उसको, पी एक्स बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया जी, पी एक्स, इस तरह से लिखा करेंगे हम लोग, पी एक्स, है ना, पी एक्स हो गया। जो आपका ऑर्बिटल्स वाई के लॉन्ग होगा, देखिए नहीं तो अलग अलग बनाए थे, बाद में सबको कंबाइन करेंगे। ठीक है, दिख पा रहा होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए जो y के लॉन्ग होगा उसका शेप कैसा बनेगा जी, देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा जेड एक्सिस भी दिखा देता हूँ, नहीं तो बोलेगा सर जेड एक्सिस को आप खा गए हैं। भाई इतने भी मांसाहारी नहीं है कि एक्सिस से कोई खा जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए तो वाई एक्सिस जो आपका होगा जी, वाई एक्सिस के लॉन्ग में ही, ठीक है, ये आपका क्या होगा जी, पी वाई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे जी हम लोग, पी वाई। जेड एक्सिस तो ये बिल्कुल इस तरह से होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी,
पी वाई। चलिए अब नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, पी जेड की बात कर रहे हैं। देखिएगा आप लोग, देखिए ऐसा एक्सिस, सॉरी ऐसा आपका क्या होगा, ऑर्बिटल्स जो आपका क्या होगा, जेड के लॉन्ग होगा। तो देखिए तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे जब हम लोग, पी जेड। देखिए तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे आपका प्लस माइनस, यहाँ पे आपका क्या होगा जी, प्लस माइनस। इसके पास आपका क्या होता है, अपना साइन होता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए इस तरह से होता है। अब तीनों आपका ऑर्बिटल्स को एक साथ ही आप प्लॉट करना चाहे, एक साथ प्लॉट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो आपको दिख रहा है ना, डबल शेप का है, ठीक है। आपका क्या होगा जी, पी एक्स पी वाई पी जेड। ये क्या होगा आपका, सिमेट्रिकल तो होगा नहीं, ये आपका क्या होगा, डायरेक्शनल होगा। इसके पास अपना डायरेक्शन होगा, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं जी, डायरेक्शनल बोलते हैं। चलिए अब आप क्या करना चाहते हैं, एक साथ आप प्लॉट करना चाहते थे, एक साथ प्लॉट करके दिखाइए। वाई के लॉन्ग कर दिए हैं, तो देखिए तो क्या हो गया आपका जी, पी वाई, ठीक। और हम लोग जेड के लॉन्ग बनाते हैं, ये आपका क्या हुआ जी, पी जेड। देख लीजिए प्लस माइनस दिख पा रहा हो आप लोगों को, बिल्कुल आपका क्या होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से आपका क्या होता है जी, पी ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पी ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग डी के पास चलते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आप समझ गए कि यहाँ पे क्या होता है, डंबल शेप होता है इसका ऑर्बिटल्स का, क्योंकि बिल्कुल डंबल के टाइप का होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया आपका डंबल शेप्ड, ठीक है। चलिए डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, थोड़ा सा अच्छा है ये आपका, देखिएगा आप लोग। डी ऑर्बिटल्स आपको पता है कि इसमें मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, तो इसके पास आपका क्या होगा जी, 5 ऑर्बिटल्स होगा। कौन कौन सा, तो अच्छा इसके ऑर्बिटल्स के शेप की बात मैं कर लूँ, ऑर्बिटल्स के शेप की बात, तो डबल डंबल होता है, डबल डंबल समझ रहे हैं ना। डबल डंबल कहने का सेंस आपका क्या जी, दो डंबल प्रेजेंट होगा यहाँ पे ठीक है, दो डंबल मतलब आपका क्या होगा जी, एक ऐसा और एक ऐसा, प्लस माइनस, इस तरह से दो डंबल प्रेजेंट होगा, इसलिए इसका नाम दे दिया आपका डबल डंबल। तो 5 तरीके का है, तो ये आपका क्या होगा जी, बिल्कुल प्लेन में है, एक्सिस में तो होगा नहीं जी, प्रेजेंट होगा नहीं, बिल्कुल प्लेन में है, तो आपका क्या होगा जी, प्लेन टाइप का ही आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है। ये आपका होगा जी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड ये आपका क्या होगा जी, डी जेड स्क्वायर। मतलब 5 तरीके का होता है आपका, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, 5 तरीके का होता है, ठीक है। कोई डाउट है? चलिए मैं एक एक करके बनाऊंगा, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं स्पेस क्रिएट करता हूँ पहले, देन उसको बनाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल गया है, डी एक्स वाई का मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। डी एक्स वाई का देखिए तो आपका क्या होगा जी, देखिए ये आपका क्या होगा जी, कौन सा प्लेन प्रेजेंट होगा जी, एक्स वाई प्लेन प्रेजेंट होगा। देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपका क्या होगा जी, एक्स वाई प्लेन प्रेजेंट होगा, कोई डाउट है। एंड जेड एक्सिस होगा जी, बिल्कुल आपका ऐसा होगा परपेंडिकुलर, बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल आपका क्या होगा जी, परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए तो आपका डी वाई जेड में बनाने जा रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। एक्स डैश वाई डैश, नहीं तो मैं इसे कर देता हूँ
ऐसा कुछ कर देते हैं, ठीक है। वाई जेड बोला जा रहा है ना, तो वाई इसको, जेड इसको, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्या होगा, आपका वाई जेड है ना, तो वाई जेड प्लेन में प्रेजेंट होगा ऐसे, प्लस प्लस माइनस माइनस। देखिए अब एक्स एक्सिस तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो एक्स एक्सिस आपका क्या होगा जी, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, है ना, बिल्कुल आपका क्या होगा जी, परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, ठीक है, कोई डाउट है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, तो आपका मैं दिखा रहा हूँ डी जेड एक्स को दिखा रहा हूँ। डी जेड एक्स को दिखा रहा हूँ, ठीक है, जेड जेड एक्स एक्स डैश, ठीक। चलिए आपका क्या यहाँ पे क्या होगा जी, आपका देखिएगा डी जेड एक्स तो इसी प्लेन में प्रेजेंट होगा इस तरह से। आप सोच रहे हैं कि सर क्या सेम टाइप का बनाते जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गौर से देखिए, एक्सिस को मैं चेंज करते जा रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आपका क्या है जी, एक्स वाई है, यहाँ पे आपका क्या है वाई जेड है, यहाँ पे आपका क्या है जी, जेड एक्स है, एंड यहाँ पे आपका क्या है जी, ऐसे करके बिल्कुल परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन, वाई प्लेन, ठीक है, एकदम बात क्लियर है ना। तो ये आपका क्या हुआ जी, 3 तरीके का बन गया। चलिए रिमेनिंग 2 है, मैं उसको ही बना देता हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए रिमेनिंग आपका 2 बचा हुआ था, डी जेड स्क्वायर। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होता है ना आपका, ये बिल्कुल आपका क्या होता है जी, एक्सिस के लॉन्ग में प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, इस तरह से। इस तरह से प्रेजेंट होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिल्कुल इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, एक्सियल बॉन्ड बोलेगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डी जेड स्क्वायर। देखिए आप लोग गौर से, देखिए ये आपका एक्स वाई जेड, ठीक है, याद रखिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही चलते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो चलिए एक्स वाई जेड डी जेड स्क्वायर है ना, तो ये आपका क्या होता है, एस और वाइटस होता है, जो क्या होगा आपका जी, जेड के लॉन्ग में आपका क्या होगा जी, एक डंबल होगा, है ना, जेड के लॉन्ग में आपका क्या होगा जी, एक डंबल होगा। एंड यहाँ पे आप तो आपको तो बोलते हैं कि डबल डबल होता है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, डबल डबल में नहीं बनेगा, एक ही डबल बनेगा, और उसमें जो होगा आपका एक आपका रिंग, एक रिंग जो होगा आपका जी, वो कौन सा आपका प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, अरे बिल्कुल शनि ग्रह होता है ना, सैटर्न, शनि ग्रह होता है ना, सैटर्न को ना कहते शनि ग्रह, ठीक है। तो क्या होगा आपका जी, जिस तरह उसके अराउंड में आपका क्या होता है, एक रिंग रिवॉल्व करते रहता है, उसी तरह इसके भी अराउंड में आपका क्या होगा जी, एक रिंग रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है। एंड ये किस प्लेन में है जी, आपका एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है, कौन सा, ये रिंग की बात कर, रिंग एक्स वाई प्लेन में, एंड आपका क्या होगा, ये जो आपका होगा वो जेड के प्लेन में, कोई डाउट है। तो क्या होता है आपका, इस तरह का आपका क्या होता है जी, ऑर्बिटल्स क्रिएट होता है। एफ की मैं बात करूं तो एफ का ऑर्बिटल्स आपका क्रिएट करना बहुत ही आपका डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। आप लोग वहाँ पे मतलब आप गूगल सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं 3D स्ट्रक्चर बनता है, उसको कॉपी पे ड्रॉ करना आसान नहीं है, ठीक है, कोई डाउट है। चलिए तो ये रहा आपका ऑर्बिटल्स का, एटम्स का, ठीक है,
इन सब का क्या था क्लास था, यहाँ पे बेसिक लेवल का था। मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है, दो एटम के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल एकदम वीडियो लेक्चर को वॉच करते होंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे आपका बॉन्ड बनता है, बिल्कुल सिखाऊंगा। आप अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स भी क्या होंगे, वीडियो को देख करके बहुत ही अच्छे गेन कर सकते हैं कॉन्सेप्ट। देन वहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन से कर पाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है, कोई डाउट है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।